हेलो गाइस, वेलकम है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं लगातार क्लासेस जारी हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लगातार जारी है और इस मॉडर्न हिस्ट्री में आप देख पा रहे हैं पोस्ट मुगल एम्पायर। ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल काल और उत्तरवर्ती मुगल काल का आज दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है। और इस दूसरे पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं? इस दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तरवर्ती मुगल काल में हम बातें किसकी कर रहे थे भाई? बातें प्रमुख शासकों की बातें कर रहे थे, जहां पर बहादुर शाह की बस बातें हुई थी। ठीक है, सिर्फ किसकी बातें होती? बहादुर शाह की बातें होती। आगे की हम बातें करेंगे जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दीन। ठीक है, इस प्रकार से कंटिन्यू हम चलेंगे। लेकिन ये सब बढ़ने से पहले हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में चलते हैं कहने का मतलब है कि उस दौर पर चलते हैं, उस समय पर चलते हैं जहां पर बहादुर शाह की हम बातें करेंगे थोड़ा से। ठीक है, ताकि आपको कंटिन्यूसली समझ में आए। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने क्या कहा था कि उत्तरवर्ती मुगल काल के प्रमुख शासक के रूप में तो बहादुर शाह प्रथम देखने को मिल रहा था। और बहादुर शाह प्रथम जो कि पिता औरंगजेब थे, वास्तविक नाम मुअज्जम था। ये सब बातें समझ चुके हैं, जान चुके हैं। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद के साथ मेल मिलाप किया। कहने का मतलब ये चाहते हैं कि इनकी नीति जो है समझौते की नीति थी, मेल मिलाप की नीति थी। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह से इनका अच्छा संबंध था। और इनके अंतर्गत उन्होंने उच्च मनसबदारी को सौंपी थी, एक पद सौंपा था। ये चीज हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने ये भी देखे कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होने के बाद मुगल शासक जो बहादुर शाह है, ठीक है, वो एक तरह से नाखुश हो जाते हैं, कहने का मतलब नाराज हो जाते हैं। किससे? बंदा बहादुर से। क्योंकि गुरु गोविंद की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में सिखों ने बगावत कर दी थी। और इसी सिखों के बगावत की एक ही सिखे के बगावत का दमन करने के लिए क्या किया जाता है? विद्रोह को शांत करने के लिए क्या किया जाता है? अभियान किया जाता है, युद्ध अभियान करते हैं। और इसी युद्ध अभियान में कौन भाई? ये जो बहादुर है वो मारा जाता है। इसी युद्ध अभियान में जो बहादुर है वो क्या होता है? वो मारा जाता है। बहादुर शाह प्रथम मारा जाता है सन 1712 में। और जैसे ही ये मारा जाता है, ठीक है, एक कथन भी देखे थे सर सिडनी वेन की का कथन, जहां पर बहादुर शाह प्रथम को उत्तरवर्ती मुगल काल का ऐसा शासक बताया था जिनके बारे में वो कुछ शब्द कहे जा सकते। कहने का मतलब एक तरह से उनको अच्छा मानते थे। ठीक है, बहादुर शाह की मृत्यु होती है। अब देखिए इनमें इस चीज को मैंने ये भी कहा था, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद दरबार में गुटों का आगमन हो जाता है। 4 गुट बन जाते हैं, हिंदुस्तानी गुट, ईरानी गुट, अफगानी गुट, तुरानी। ये गुट क्या है भाई साहब? ये गुट ऐसे गुट है जहां पर शासक चुनने के लिए संघर्ष होता है। हालांकि शासक ही खुद नहीं बनेंगे, बल्कि बनेंगे शासक जो शासक के पुत्र होंगे, जो पूर्व शासक के पुत्र होंगे, उनका भाई होगा, उनका संबंधी होगा, वही बनेंगे। लेकिन ये जो इन गुटों में जिनका पलड़ा भारी होगा, ठीक है, इन गुटों में जो शक्तिशाली गुट होगा, जो व्यक्ति जिसको वो चाहेगा वही क्या बनेगा? शासक बनेगा। ठीक है, तो हिंदुस्तानी गुट, ईरानी गुट, अफगानी गुट, तुरानी गुट, ये गुट हमने देखे थे। ठीक है, बहादुर शाह की बातें हमने की थी। और बहादुर शाह की मैंने ये भी बताया कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद इनके चारों पुत्र में क्या हो जाता है? उत्तराधिकारी संघर्ष के लिए युद्ध होता है। और इस उत्तराधिकारी संघर्ष के लिए युद्ध होता है। हालांकि युद्ध तो लड़ते ये नहीं है, लेकिन जहांदार शाह को ईरानी गुट का एक व्यक्ति जुल्फिकार खां द्वारा क्या बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है भाई? शासक नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, क्या नियुक्त कर दिया जाता है? शासक नियुक्त कर दिया जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है? बहादुर शाह मृत्यु के बाद जहांदार शाह शासक बनते हैं। लेकिन आपको ये भी बातें मैंने बताया था कि 1712 में जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई थी तो उनको शव को लगभग 70 दिनों तक दफनाया नहीं गया था, बल्कि बल्कि इन अपने भाइयों के बीच जहांदार शाह
संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, बाद में हालांकि जहादार साहब बनते हैं और बाद में दिल्ली पर ये दफनाया जाता है। ये चीजें भी मैंने की थी। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम कर चुके थे, बहादुर शाह की मृत्यु तक देख चुके थे। अब जब देखने वाले हैं वो नेक्स्ट कौन होगा भाई, जहांदार शाह के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, जहांदार शाह के बारे में। तो चलिए फिर नेक्स्ट दूसरे नंबर का जो शासक है वो क्या है, जहांदार शाह। जहांदार शाह जहांदार शाह जिनका समय काल अपने पिता, इनके पिता की मृत्यु के जस्ट उसी वर्ष से लेकर एक वर्ष, मतलब ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ष क्या रहते हैं, ये शासन पर रहते हैं, गद्दी पर रहते हैं। तो चलिए इनकी बेसिक बातें हम जान लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, अगर बात करें तो बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम का क्या है भाई, बहादुर शाह प्रथम का क्या है, पुत्र है। पहली बातें इनके बारे में। दूसरी बातें, इतिहास में इनको, इतिहास में इनको, इनको भाई जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। क्या है, लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, के नाम से क्या है, जानते हैं या जाना जाता है। ठीक है, ये दो बातें होगी किनके बारे में, जहांदार शाह के बारे में। अपने पिता की तरह ये मेल मिलाप में विश्वास रखते थे, अपने पिता की तरह मेल मिलाप में क्या करते थे, विश्वास रखते थे, रखते थे। कहने का मतलब है कि इनके पिता बहादुर शाह ने क्या किया था, इन्होंने मेल मिलाप की जो विश्वास जो है जीते थे, मेल मिलाप को अच्छा समझते थे, मित्रता रखना, फ्रेंडशिप रखना, दोस्ती यारी रखना ये अच्छा मानते थे। और इसी मेल मिलाप के चलते 10वीं गुरु, इनके पिताश्री ने 10वीं गुरु गुरु गोविंद सिंह को उच्च मनसब पद में दिए थे और अच्छे संबंध बना लिए थे। मराठों से भी उनका अच्छा संबंध था। ठीक है, मराठों से इनका भी अच्छा संबंध बनेगा। ठीक है, चलिए, और इस मेल मिलाप के अंतर्गत जो अच्छे संबंध बन के निकल के आते हैं वो किनसे किससे आते हैं, मराठों से अच्छे संबंध, जो है आमेर शासक से अच्छे संबंध। देखिए, आमेर शासक, अगर आमेर शासक की बात की जाए तो आमेर शासक जयसिंह। ठीक है, इस मेल मिलाप के अंतर्गत आमेर शासक जयसिंह के बारे में कहा जाता है कि जयसिंह को एक उपाधि दी गई थी, एक उपाधि से नवाजा गया था और जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई जयसिंह की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि, अच्छे संबंध थे भाई साहब, किससे, आमिर शासक जयसिंह का संबंध जहांदार से अच्छा संबंध था, मेल मिलाप में रखते थे। मैंने क्या कहा, मिर्जा राजा सवाई जय सिंह की उपाधि, जय सिंह की उपाधि किसको दी गई थी, इस जय सिंह को किसके द्वारा दी गई थी, जहांदार शाह द्वारा ये दिया गया था ये उपाधि। ठीक है, इनके बारे में पहली बात है। और जय सिंह को मालवा का सूबेदार भी नियुक्त किया गया था, मालवा का सूबेदार बनाया गया था। किसके द्वारा, ये दोनों बातें किसके द्वारा की गई थी, ये दोनों किसके द्वारा, जहांदार शाह द्वारा, क्योंकि जहांदार की बात है, जहांदार द्वारा ये दोनों कार्य किए गए थे। ठीक है, किसके लिए, जयसिंह के लिए। तो जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया गया था, जयसिंह को उपाधि प्रदान की गई थी
कौन सी उपाधि? मिर्जा राजा सवाई जैसी उपाधि किसने दी थी भाई? ये उपाधि किसने दी थी? जहांदार शाह ने दी थी। चलिए ठीक है। आमिर शासकों से भी तो अच्छे संबंध थे, साथ ही साथ मराठों से अच्छे संबंध थे। मराठों से भी क्या थे? मैत्रीपूर्ण संबंध थे। मैत्रीपूर्ण संबंध थे, मित्रता रखते थे, फ्रेंडशिप पे विश्वास करते थे अपने पिताजी के जैसे। और मराठा शासक साहू, मराठा साहू जी, ठीक है, मराठा शासक साहू जी, साहू जी के बारे में कहा जाता है कि दक्कन पर टैक्स का अधिकार दे दिया। दक्कन पर, दक्कन पर क्या किया? अधिकार दे दिया। ठीक है, ये कब की बात है? हम जब मराठा काल पढ़ेंगे तब हम अच्छे से और देखेंगे, शिवाजी के बारे में अच्छे से बात करेंगे, साहू जी के बारे में बात करेंगे। और दक्कन पर अधिकार दे दिया, और अधिकार क्या दिया? चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार। चौथ, ठीक है, क्या है भाई साहब? चौथ और सरदेश मुखी, सरदेश मुखी। ये चौथ और सरदेश मुखी क्या है भाई? अब ये नया शब्द निकल के आया है। तो चौथ और सरदेश मुखी की बातें हम कहाँ करेंगे? मराठों पर करेंगे। ये एक प्रकार का टैक्स होता था, ठीक है। और थोड़ा से फिर भी से हिंट दे देता हूँ, एक प्रकार का टैक्स होता है। चौथ मतलब 1/4, ठीक है। तो लूटे हुए पैसे का, जो भी वहां के जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य के जो लूटे हुए पैसे को ये उसका 1/4 भाग मांगते हैं, और उसे ये विश्वास देते हैं, ये आशा जताते हैं कि अगर यदि आप चौथ का 1/4 भाग अगर दे देंगे तो आपके जो राज्य में कभी भी हम लूटपाट नहीं करेंगे, ठीक है। ये होता है चौथ। सरदेश मुखी एक प्रकार का सिक्योरिटी टैक्स होता है, और 1/10वां भाग आपको देना पड़ता था। ये मराठों में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो चौथ क्या है और अच्छे डिटेल से करेंगे, सरदेश मुखी क्या है और अच्छे से डिटेल करेंगे। बस इतना अभी फिलहाल याद रखिए। 1/10वां भाग ये भी एक प्रकार के टैक्स के रूप में जो है सिक्योरिटी टैक्स, ठीक है, सिक्योरिटी टैक्स बोल सकते हैं। सुरक्षा कर, हम इसको बोल सकते हैं सुरक्षा कर, सुरक्षा कर। जहां पर आपको देखने को मिलेगा शिवाजी ने ये जो मराठों के स्थान को देशमुखों का स्थान बताया। हम मराठा में देखेंगे मराठों के स्थान को देशमुखों का स्थान बताया, और देशमुखों के स्थान बताया, और यहाँ पर उनके सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो कर मांगी जाती है उसको नाम दिया गया था सरदेश मुखी। जो उसका जो 1/10वां भाग आपको वहां से देना पड़ता है। चौथ जो है वो चोरी की गई जो लूटपाट का जो पैसा दूसरे राज्य, बगल वाले पड़ोसी राज्य से उनको ये जो है क्या दिया जाता है, ठीक है। ये आपको जो है ये आश्वासन देना पड़ता है कि आप इनके बाद अगर आप चौथ पटाते हैं उनके बाद आपके पास लूटपाट नहीं करेंगे। तो ये चीजें हम अच्छे से और देखेंगे। बस इतना याद रखिए, मराठों से भी मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और साहू जी से अच्छे संबंध थे, और दक्कन पर अधिकार दे दिया, ठीक है, दक्षिण पर इनको अधिकार दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, इसी समय इजारा व्यवस्था की शुरुआत हुई। इजारा व्यवस्था इसी समय लाई गई। इजारा व्यवस्था, इजारा व्यवस्था किनके समय, किनके समय में? जहांदार के समय इजारा व्यवस्था देखने को मिले। और इजारा व्यवस्था क्या है? इजारा व्यवस्था है आपकी जो राजस्व को, राजस्व वसूली का कार्य अब क्या करेगा? राजस्व वसूली, वसूली का जो कार्य है, राजस्व वसूली का कार्य ठेका के द्वारा होगा, ठेका द्वारा होगा, ठीक है। इसी क्रिया को, इसी जो व्यवस्था को हम क्या करते हैं? इजारा व्यवस्था करते हैं, ठीक है। कि राजस्व वसूली का कार्य किसी व्यक्ति को, किसी ग्रुप को क्या देगा? ठेका देगा, और इसी के अंतर्गत आप क्या देखने को मिलेगा? चलिए अब देखिए, एक चीज मैं यहाँ बताना था मुझे, आप इस चीज को जानते हैं। मैं नेक्स्ट पेज चलता हूं।
आप जानते हैं कि बहादुर शाह, बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम, इस बहादुर शाह प्रथम के मैंने क्या कहा भाई साहब, 4 पुत्र थे। 4 क्या थे? पुत्र थे। ये पहले ही मैं बता चुका हूं। 4 पुत्रों में एक हो गए, 2 हो गए, 3 इधर मैं लिखूंगा, 4 ये हो गए। ठीक है, 4 पुत्रों में अभी जो देखें वो क्या है? जहांदार शाह है। अभी जो देखें वो कौन सा है भाई? जहांदार शाह। दूसरा पुत्र क्या था? अजीब उस शाह, अजीब उस शाह। तीसरा पुत्र रफी उस शाह, रफी उस शाह। और चौथा और अंतिम पुत्र जमान शाह, जमान शाह। ये मैंने पहले क्लास में बताया था। ठीक है, ये चीजें आपको याद होगा। और जो शासक बन के आए थे वो कौन थे? वो जहांदार शाह। ठीक है, और जहांदार शाह किनके द्वारा ये बनाए गए थे? किन ग्रुपों के द्वारा ये बनाए गए थे? तो मिस्टर जुल्फिकार, ये ग्रुप का क्या नाम है? ईरानी ग्रुप। ठीक है, किसके द्वारा बनाए गए थे? जुल्फिकार द्वारा बनाए गए थे। जो किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं भाई साहब? ईरान के थे, ईरानी ग्रुप से, ईरानी गुट से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, चलिए जुल्फिकार द्वारा बनाया गया था, जो कि क्या है? ईरान गुट से क्या रखते हैं? ताल्लुक रखते हैं। ये चीजें आपको याद है? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, याद है। देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे इनका, अजीब उन शाह का एक पुत्र था। अजीब उन शाह का एक पुत्र, कलर ही ऐसे, तो एक पुत्र, और उस पुत्र का नाम है फर्रुखशियर, फरुख, फर्रुखशियर। अजीब उन शाह का एक पुत्र है और उस पुत्र का नाम फर्रुखशियर। तो फर्रुखशियर और जहांदार शाह के बीच क्या संबंध हुआ भाई? अगर ब्लड रिलेशन की बात करें तो ये दोनों भाई है। जहांदार शाह, अजीम शाह क्या है? दोनों क्या है? दोनों भाई है। तो भाई का बेटा क्या हुआ? भतीजा होगा। ठीक है, क्या है? भतीजा होगा। ठीक है, तो फर्रुखशियर का जो है बड़े पापा बोल सकते हैं या फिर चाचा बोल सकते हैं। ठीक है, तो जहांदार शाह को उनके भतीजे ने, समझेगा, जहांदार शाह को उनके भतीजे फर्रुखशियर ने ही क्या कर दिया? हत्या कर दिया और मार दिया। हत्या करने का मतलब हत्या कर दिया और क्या कर दिया? ठीक है, इनका सहयोग, सहयोग किसने दिया? सहयोग, मैंने क्या कहा? भतीजा, ये इसका भतीजा है। तो इन्होंने ही क्या किया? जहांदार की हत्या कर दी। जहांदार की, जहांदार शाह की क्या की? हत्या की, और हत्या कर दी। और इनका साथ देने वाला, फर्रुखशियर का साथ देने वाला वो कौन है भाई? वो किस गुट का व्यक्ति था? वो कौन है? वो सैयद बंधु थे। क्या थे? सैयद बंधु, सैयद बंधु। और सैयद बंधु कहने का मतलब दो नाम कौन कौन से होंगे? सैयद बंधु, एक थे आपके, कौन थे? आपके हसन, हसन खां, और एक है हुसैन अली, हुसैन अली। हसन खां और हुसैन अली, दो क्या थे? सैयद बंधु थे। और इसी सैयद बंधु के चलते, इनके सहयोग से, ठीक है, हसन खान का नाम अब्दुल्ला खान भी, इसका ओरिजिनल नाम क्या है? अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान, या जिसको हसन खान के नाम से, देखिए इतिहास में इसको अब्दुल्ला खान के नाम से जाना जाता है, एक्चुअल में इसका नाम हसन खान। ठीक है, और इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं दोनों के सहयोग से कौन? फर्रुखशियर क्या बनता है? क्या होता है? अपने चाचा, कहने का मतलब जहांदार का भतीजा फर्रुखशियर, जो है फर्रुखशियर अपने चाचा बोल सकते हैं, बड़े पापा बोल सकते हैं, जो भी बोलना बोल सकते हैं। अगर जहांदार साहब बड़ा है तो छोटे भाई का जो बेटा भतीजा ही होगा, और फर्रुखशियर इनको क्या बोलेंगे? बड़े पापा ही बोलेंगे, जो भी है। ठीक है, तो फर्रुखशियर ने ही किसकी हत्या की थी?
जहांदार शाह की हत्या की थी, हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और इनका सहयोग किसने दिया था? किस ग्रुप के व्यक्ति? हिंदुस्तानी ग्रुप का। हमने 4 ग्रुप देखे थे। हिंदुस्तानी ग्रुप 4 ग्रुप देखे थे। हिंदुस्तानी ग्रुप, अफगानी ग्रुप, तुरानी ग्रुप, ईरानी ग्रुप। जिसमें से हिंदुस्तानी ग्रुप जो सैयद बंधु के नाम से फेमस है, और सैयद बंधु में अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ये दोनों, इनके सहयोग से, ठीक है, इन दोनों के सहयोग से फर्रुखसियर क्या बना था? शासक बना था। ये चीजें मैं बार बार दोहराता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब क्या देखेंगे? थर्ड नंबर के जो शासक है उनकी बातें करेंगे। कहने का मतलब हमारे पास बहादुर शाह की बातें हो गई, जहांदार शाह की बातें होगी। अब बात करेंगे किसकी? फर्रुखसियर की बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए स्टार्ट करें भी, आगे बढ़े। स्टार्ट तो हो चुका है, आगे बढ़े, आगे की कहानी। देखते हैं आगे की कहानी किसकी, किसका नंबर है? फर्रुखसियर का, थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर, सॉरी, थर्ड नंबर में हम बात करेंगे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जिनका समय काल सन 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये बातें तो आप जानते ही हैं, क्योंकि लिस्ट मैं पहले ही दे चुका रहता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा? लिस्ट, चलिए बात करते हैं इनके बारे में, फर्रुखसियर के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा, ये अजीम अजीम उर्शाह उनशाह का क्या है भाई साहब? पुत्र है। पहली बात इनकी हो गई। दूसरी बातें, इनको भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। ये जो है भारतीय इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी हमने देखे थे लंपट मूर्ख, जहांदासों को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, इनको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। ये दो बातें हो गई इनकी। तीसरी बातें, ठीक है, मैंने कहा जहांदार शाह की हत्या कर, जहांदार शाह की हत्या कर गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा, ठीक है। और जहांदार शाह की हत्या में, इस हत्या में जो सहयोग दिया था, ये भी आप लिख लीजिए, जैसे मैंने बताया, सैयद बंधु। क्या है? सैयद बंधु। और सैयद बंधु में अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां और हुसैन, क्या है? हुसैन अली। हुसैन अली और अब्दुल्ला खान दोनों ने क्या किया था भाई साहब? साथ दिया था। चलिए अब देखिए, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं ताकि आपको कुछ चीजें आपको और क्लियर होगा, ठीक है। इसको इस तरफ लिख देता हूं। मैंने क्या कहा? फर्रुखसियर का सहयोग या साथ जो दिया था, समझेगा मेरी बातें, ठीक है, थोड़ा
समझने वाली बातें इधर समझेगा। साथ दिया था, मैंने क्या कहा, साथ देने वाले कौन है भाई साहब, सैयद बंधु। कौन है, सैयद बंधु, सैयद बंधु। और सैयद बंधु में नाम क्या है, एक नाम जिसको हम जानते हैं अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां। दूसरा जिसको हम जानते हैं हुसैन अली, क्या है, हुसैन अली। चलिए, अब भाई साहब फर्रुखसियर का जो साथ दिया था अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, जो सैयद बंधु थे और जो क्या थे, हिंदुस्तानी गुट का दरबारी था। और जब साथ दिया तो इनको भी इनाम मिलना चाहिए भाई। राजा बनाने में इन दोनों का हाथ है, मुगल बादशाह बनाने में दोनों का हाथ है, तो दोनों को कुछ ना कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। तो कहा जाता है कि फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला को वजीर का पद दे दिया। समझेगा बात, अब्दुल्ला को किस पद में नॉमिनेट कर दिया भाई, किस पद, कौन सा पद दे दिया, वजीर का पद दे दिया। और वजीर का पद ऐसा वैसा पद नहीं है, वजीर कहने का मतलब है प्रधानमंत्री। बड़े बड़े जो तुर्रम खां हैं वो वजीर बने हैं, ठीक है। हम जो है मध्यकालीन भारत में देखे, प्राचीन भारत में देखे, चाणक्य भी जो है बना था, ठीक है, हम देखे थे चाणक्य, मौर्य काल की बातें। तो वजीर का पद कहने का मतलब एक प्रधानमंत्री का पद होता है, जो शासक के एकदम नजदीक होता है और सभी कार्यों को उनसे पूछ कर करते हैं, ठीक है। वाणिज्यों का पूरा ज्ञान होता है उनको, ठीक है, अर्थव्यवस्था का ज्ञान होता है, भू राजस्व व्यवस्था इनके पास होती है, तो बहुत सारी चीजें, ठीक है, एक प्रधानमंत्री जो हैंडल करता है, ठीक है। चलिए, तो वजीर का पद, एक प्रधानमंत्री का पद अब्दुल्ला खां को दिया गया था, पहली बात है। दूसरी बात है, हुसैन अली को कौन सा पद दिया था भाई, मीर बख्शी का पद, मीर बख्शी का पद, ठीक है। और आप याद करिए, मीर बख्शी मैं बताया था जब मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था हम देख रहे थे, ठीक है, हम मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था देख चुके थे। उस प्रशासन व्यवस्था में हमने बात की थी मीर बख्शी के बारे में। और मीर बख्शी कौन होते हैं भाई, सैन्य प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी, ठीक है। क्या है, सैन्य प्रशासन इनके अंतर्गत होता है, सैन्य प्रशासन, ठीक है, का देख रेख यही करते हैं, सैन्य प्रशासन की देख रेख, जैसे सेना की भर्ती करना, सेना की क्या है भाई साहब, भर्ती करना, ठीक है, सेना का जो है देखभाल करना, सेना के सभी जो चीजों की देखरेख करना, अनुशासन रखना, सेना के अनुशासन, कहने का मतलब सेना से जुड़ी बातें, ठीक है। सैन्य प्रशासन समझ गए ना, सेना से जो भी जुड़ी बातें होगी उन सब का, ठीक है। सैन्य प्रशासन का क्या होता है, उच्च पद होता है, सैन्य प्रशासन का एक अधिकारी होता है, एक उच्च पद होता है, और उसी पद पर नॉमिनेट कर दिया गया किसको, हुसैन अली, ठीक है। अब्दुल्ला खां को एक वजीर का पद दे दिया। चलिए, ये बात हो गई, ठीक है, दोनों बातें क्लियर है। अब चलते हैं, अब होगा क्या, ठीक है, अब होगा क्या, अब्दुल्ला खां को वजीर दे दिया, हुसैन अली को मीर बख्शी का पद दे दिया। अब देखिए यहाँ पर दिन बीतते गए, समय बीतते गए, धीरे धीरे ऐसी चल रहा है भाई, ठीक है। अब जब बाद में ये रियलाइज हुआ किसको, फर्रुखसियर को, फर्रुखसियर को ये रियलाइज होता है कि भाई साहब वजीर जो है मीर बख्शी जो है, कहने का मतलब अब्दुल्ला और हुसैन जो सैयद बंधु है, सैयद बंधु फर्रुखसियर के सभी कार्यों पर हस्तक्षेप कर रहे थे, ठीक है, सभी कार्यों पर वो हस्तक्षेप कर रहे थे। कहने का मतलब जो है, जो भी कार्य हो रहा था, जो भी चीजें हो रही थी, वो अब्दुल्ला खां अपनी बातें घुसा रहा था, हुसैन खान अपनी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो राज्य में हस्तक्षेप देखने को मिल रहा था। कहने का मतलब अब राज्य में फर्रुखसियर का जो औहदा है वो घटने लगा था, और जो सैयद बंधु का औहदा है वो ऊपर उठने लगा था, ठीक है। क्योंकि सभी चीजों
सभी चीजों की कार्यकर्ता यही सब संभाल रहे थे। फर्रुख सियर से कोई मतलब नहीं था, ठीक है, अपने हिसाब से सब करे जा रहे थे, हस्तक्षेप करे थे। तो फर्रुख सियर को अब आया गुस्सा। गुस्सा कहने का मतलब तो उनको तो ये रियलाइज हुआ कि भाई साहब इनको बना क्यों दिया, ठीक है, इनको कहीं और दूसरी जगह भेज देता, राज्य में इनको वजीर और मितबख्शी का पद क्यों दे दिया, ये रियलाइज हुआ। अब रियलाइज हुआ तो जाहिर सी बात है, जब आप गलती कर चुके हैं तो गलती का पश्चाताप जो है आप करेंगे। और इन्होंने कैसे किया, इन्होंने पश्चाताप किया, कहने का मतलब इस गलती को सुधारना चाहा। सुधारे कैसे, सुधारने की कोशिश कैसे की, ये चाहते हैं अब सैयद बंधु की हम हत्या कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि फर्रुख सियर अब क्या करेगा भाई, समझे तैयार, ठीक है। एक तरफ है फर्रुख सियर, फर्रुख सियर, एक तरफ है फर्रुख सियर, एक तरफ है सैयद बंधु, सैयद बंधु, ठीक है। सैयद बंधु में अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां और दूसरा है हुसैन अली। क्या है, हुसैन अली, ठीक है। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ठीक है। कहा जाता है कि फर्रुख सियर, समझेंगे मेरी बातें, फर्रुख सियर ने एक व्यक्ति को क्या नौमित कर दिया, बड़े पद पर, कहने का मतलब है एक राजा की तरह नौमित कर दिया, ठीक है। और एक व्यक्ति है मीर जुमला, मीर जुमला, समझेगा, मीर जुमला नामक एक व्यक्ति को क्या कर दिया, एक ऐसे उनको एक अधिकार दे दिया, ठीक है। कहने का मतलब है इनको शासन का अधिकार क्या दे दिया गया भाई, शासक के जो भी अधिकार होंगे वो अधिकार मीर जुमला को होगा, ठीक है। कहने का मतलब है, समझेगा, शासक का अधिकार इनको दिया गया, ठीक है, कि यदि मीर जुमला जो भी करता है, अगर किसी पेपर पर ठप्पा मारता है, ठीक है, उसके साइन करता है, कहने का मतलब ये फर्रुख सियर का आदेश होगा, ठीक है। मीर जुमला अगर कुछ भी बातें करता है, इसका मतलब फर्रुख सियर का आदेश होगा। मीर जुमला कुछ भी करे तो ये समझ जाना कि वो फर्रुख सियर ही कर रहा है, ठीक है। तो जैसे होता है ना पत्थर जो है उनकी बातें पत्थर की लकीर, वैसी टाइप की, ठीक है। तो मीर जुमला जो भी बोलेंगे इसका मतलब, ठीक है, फर्रुख सियर ही बोल रहा है। तो एक शासक नियुक्त कर दिया गया था, तो ये इससे बचना चाह रहे थे, इससे सैयद बंधु के हस्तक्षेप से बचना चाह रहे थे। और इसी हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर जुमला नामक व्यक्ति को शासन का अधिकार दे दिया, तुम जो भी करो, जैसा भी करो, ठीक है, तुम जो भी निर्णय लो, ठीक है, वो निर्णय मेरा होगा, ये चीजें। तो इन्हीं से आया इनको गुस्सा कि मीर जुमला नामक व्यक्ति को जो है उनका अधिकार दे दिया है। अब जब बात पता चलता है कि ये षड्यंत्र कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, फर्रुख सियर ने सैयद बंधु को मारने का षड्यंत्र रचा। सैयद बंधु, ठीक है, समझिएगा, सैयद बंधुओं को मारने या खात्मा करने या रास्ते से हटाने, मारने, मारने का क्या रचा भाई, षड्यंत्र रचा। और जैसे कि फिल्मों में नहीं होता, अरे कुछ जाके चापलूसी कर देता है, कोई बता देता है, टेलीफोन से सुन लेते हैं, और वैसे हुआ होगा भाई, जैसा भी होगा, ठीक है। और ये जब षड्यंत्र रचता है तो जो सैयद बंधु है इनको षड्यंत्रों का पता चल जाता है, ठीक है। क्या पता चल जाता है, षड्यंत्रों का पता चल जाता है भाई साहब, षड्यंत्रों का क्या चल जाता है, पता चल जाता है। किसको, दोनों भाई को, सैयद बंधु को, ठीक है। अब उल्टा सैयद बंधु निपटाना चाहते हैं किसको, फर्रुख सियर को। तो सैयद बंधु प्लस साथ देंगे पेशवा बाजीराव, पेशवा बालाजी, बालाजी बाजीराव, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, क्या है, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो मराठों से हैं, ठीक है, मराठों से हैं। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा अजीत सिंह, अजीत सिंह कहां से,
मारवाड़ से इन दोनों को अपने पक्ष में ले लिया किन्होंने, सैयद बंधुओं ने। और पक्ष में लेकर इन्होंने क्या किया, सभी ने मिलकर फर्रुखसियर की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? फर्रुखसियर की हत्या कर दिया। अब देखिए, फर्रुखसियर को खुद बैठाया था, समझे क्रोनोलॉजी। फर्रुखसियर को खुद बैठाया था सैयद बंधुओं ने, सैयद बंधु के ग्रुप ने। कहने का मतलब है सैयद बंधु के ग्रुप में कौन है? दो ही है, उनके दोनों भाई। हिंदुस्तानी गुट जिसको सैयद बंधु के नाम से फेमस है, वो अब्दुल्ला खान और हुसैन खान दोनों ने फर्रुखसियर को खुद बैठाया था। और जब बाद में ये पता चलता है कि फर्रुखसियर को मारने की रणनीति बना रहे हैं, तो अब्दुल्ला खान, हुसैन अली, सैयद बंधु खुद उल्टा फर्रुखसियर को उल्टा टांग देते हैं, खुद इनकी हत्या कर देते हैं। अब ऐसे में क्या स्थिति देखने को मिलेगी? चलिए, ऐसे में अब क्या स्थिति देखने को मिलेगी? ऐसे में ये स्थिति हो जाती है इसमें कि दरबार में ये अफवाह फैल जाता है। भाई साहब समझिए मेरी बातें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दरबार में ये अफवाह फैल जाता है कि अब भाई साहब जो शासक बनेगा वो षड्यंत्र का शिकार होगा, शासक बनेगा वो मारा जाएगा एक न एक दिन। तो जब दरबार में ये बातें फैल गई कि फर्रुखसियर की हत्या हो गई और इनकी हत्या खुद सैयद बंधुओं ने कर दी, और इन्हीं सैयद बंधुओं ने ही क्या किया था, इनको शासक बनाया था। ऐसे में ये जो बातें पूरी तरह से राज्य में फैल गए, और ऐसे में कोई भी शासक, कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति शासक बनने को तैयार नहीं हो रहा था। अगर हम बनेंगे तो भाई साहब मुझे लूट कर लटका देंगे। लोग तो वैसे ही कर रहे हैं, जो गुट दिखाई दे रहा है वो वैसे ही कर रहे हैं, जिसको वो शासक चुन रहे हैं उसी को बाद में उनकी हत्या कर रहे हैं। तो कौन अपनी जान जो है गंवाना चाहेगा? वो शासक बनने के लिए राजी नहीं हो रहा था। दरबार में कोई भी व्यक्ति शासक बनने के लिए राजी नहीं हो रहा था। और इसी के चलते सैयद बंधुओं ने क्या किया था, फर्रुखसियर की हत्या के बाद एक जो बच्चे हैं, एक नाबालिग बच्चा है, उस नाबालिग बच्चा को, ठीक है, नाबालिग बच्चों को शासक नियुक्त किया गया था। और उस नाबालिग बच्चा का जो नाम है वो है रफी उत दर्जात। रफी उत दर्जात, जिनका उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष का होगा, ठीक है, लगभग 14 से 15 वर्ष का होगा, और इनको शासक नियुक्त किया गया था। और आप जानते हैं रफी उद दर्जात के बारे में, ये सिर्फ और सिर्फ रफी उद दर्जात सिर्फ और सिर्फ, अब देखिए फरवरी गिन लीजिए, 28 तो निकल ही गए, अब फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना, 3 से 4 महीने शासन किया, क्योंकि इनके भाई साहब को बीमारी हो गई थी। ठीक है, इनको क्या हो गई थी? बीमारी हो गई थी, कहा जाता है टीबी हो गया था, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, समझते हैं टीबा, चलिए जो भी है, बीमारी हो गई थी और टीबी हो गई थी, और जिसके कारण से इसकी मृत्यु हो गई। ये भी उसी प्रकार का शिकार हुआ था। ये 18 वर्ष की उम्र में क्या बना था? शासक बना था। और 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया? शासक बना, और इसको भी बीमारी हो गई थी, कहा जाता है, कहने का जो भी है, इसको पीलिया हो गया था, ऐसा कहा जाता है, जो भी है, ठीक है। इतिहासकार तो कुछ भी लिख देते हैं, और लिख रहे हैं तो हम आपको पढ़ना जरूरी है, जो भी है, बस इतना समझे, बीमारी से मर गई। और ये भाई साहब को, रफीउद्दौला को, ठीक है, अफीम का जो है, चरस अफीम का क्या था भाई साहब, बहुत आदी था। ये बहुत जो है, बोलते हैं अफीम मंगा मंगा के पीते थे, कोठी कोठी बड़े थे अफीम, ठीक है, जब चाहे सुट्टा मारे, जब चाहे जला दिए थे, समझ रहे ना मेरी बातें, ठीक है। अफीम का इनको शौक था, और इसी कारण इनका जो है लगभग तबियत खराब होने लगा, उनका देहांत हो गया बाद में चलकर। तो इनका भी समय काल ज्यादातर देखने को नहीं, 19 जून से जो है, इनके बाद बने जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना, ये 4 महीने, ठीक है, 7 महीने में भाई साहब दोनों निपट गए, ठीक है, क्या हो गए? दोनों निपट गए। और दोनों को देखिए,
आप देखने को मिलेगा आपको, ये फर्रुखसियर है, रफीउद्दौला है, रफीउज्जात है, रफीउद्दौला है, मोहम्मद शाह रंगीला है। ये चारों को कहां से कहां तक, फर्रुखसियर से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला तक, ये चारों को जो नोमित करता है वो कौन करता है? ये चारों को सैयद बंधु ही द्वारा ही क्या बनाया जाता है? शासक बनाया जाता है। ठीक है, अब कहने का मतलब है हिंदुस्तानी ग्रुप का जो है बोलबाला होगा किसके द्वारा? सैयद बंधुओं द्वारा ही क्या बनाया जाता है? सैयद बंधुओं द्वारा शासक बनाया जाता है। बातें क्लियर है, समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए एक चीज और यहाँ पर थोड़ा और बाकी रह गया है। एक चीज और देखते हैं किसके बारे में अभी चल रहा है, किसके बारे में? फर्रुखसियर के बारे में। ठीक है, फर्रुखसियर की और भी बातें हैं। सन 1717 में फर्रुखसियर का आदेश था। फर्रुखसियर का जो है क्या था भाई? फर्रुखसियर का फरमान, फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था और उस फरमान का नाम है दस्तक। उस फरमान को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? दस्तक। ठीक है, और वो फरमान क्या है? वो फरमान क्या है कि अंग्रेजों को, उन्होंने अंग्रेजों को क्या दिया है भाई? अधिकार दे दिया था। ठीक है, अंग्रेजों को क्या है? अधिकार पत्र दिया था और इस अधिकार पत्र को अंग्रेजों को क्या कहा जाता है? इस कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा गया है। किसको भाई साहब? इस अधिकार पत्र को, इस फरमान को, और उस फरमान को किस और दूसरे नाम से बुलाया जाता है जिसको कहा जाता है दस्तक। ये इसलिए, ये क्यों किया? ठीक है, ये क्यों किया ऐसा? देखिए, एक चीज कहा जाता है, एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर, और वो डॉक्टर यहाँ का नहीं भाई, इंग्लैंड का डॉक्टर है और उसका नाम है हैमिल्टन। हैमिल्टन, हैमिल्टन नामक क्या है? डॉक्टर है और ये इंग्लैंड का डॉक्टर है, अंग्रेजों का डॉक्टर। इन्होंने बोल सकते हैं ये क्या है? अंग्रेजों का डॉक्टर है। हैमिल्टन क्या है भाई साहब? अंग्रेजों का डॉक्टर है। जब फर्रुखसियर बीमार हुए थे, आप जानते हैं, हम पढ़े हैं, ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बातें कर रहे थे, ठीक है, जब हम ब्रिटिश की बातें कर रहे थे तो हम जानते हैं जब फर्रुखसियर बीमार था तो हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर ने इसकी बीमारी ठीक की थी। ठीक है, हैमिल्टन नामक जो है एक डॉक्टर ने क्या किया था? इनकी बीमारी क्या थी? ठीक की थी, या ठीक किया था, जो भी। तो ये भाई साहब खुशी में फूले नहीं समाये, फर्रुखसियर जो है खुशी में फूली नहीं समाये। ठीक है, और एक अधिकार पत्र में साइन कर दिया, तुम बेटा जो भी चला चाहते हो, ठीक है, तुम ले लो, मुझे तो आपने ठीक कर दिया। ठीक है, तो अंग्रेजों के एक डॉक्टर हैमिल्टन द्वारा बीमारी ठीक होने के बाद फर्रुखसियर का एक फरमान था। ठीक है, और उस फरमान को एक अधिकार पत्र में लिखा गया है, उसको ईएससी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा, उसको दस्तक के नाम से भी जानते हैं भारतीय इतिहास में, और ये हुआ था सन 1717 में। ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या अधिकार पत्र में क्या लिखे गए थे कि आप 3,000 रुपये के बदले में बंगाल से, ठीक है, 3,000 रुपये के बदले में बंगाल से क्या है? मुक्त व्यापार कर सकते हो। बंगाल से क्या कर सकते हो? मुक्त व्यापार कर सकते हो भाई साहब। ठीक है, बंगाल से मुक्त व्यापार आप कर सकते हो, प्लस आप 10,000 रुपये के बदले, मतलब 10,000 रुपये देकर उड़ीसा उड़ीसा पर मुक्त व्यापार कर सकते हो, मतलब उड़ीसा पर व्यापार कर सकते हो। ठीक है, ये इस आदेश में लिखा था। साथ ही इस आदेश में ये भी लिखा था कि बंबई में, ठीक है, जिस समय बॉम्बे था, बॉम्बे, बंबई, मुंबई जो भी बोला जाए, बॉम्बे में ढाली गई, ठीक है, ढाली गई,
बॉम्बे उनको मिला था ना भाई। अरे भाई पुर्तगालियों द्वारा जब कैथरीन की शादी चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, अंग्रेज अंग्रेज ठीक है, चार्ल्स द्वितीय से जब कैथरीन पुर्तगाली से जो है शादी हुआ था, तो पुर्तगालियों द्वारा बॉम्बे को पुर्तगाली द्वारा बॉम्बे को, कहने का मतलब चार्ल्स द्वितीय को उनके दहेज में मिला था ये बॉम्बे। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या 10 पाउंड में 10 पाउंड में किराए में चढ़ा दिया था। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बॉम्बे है, जो पहले पुर्तगाली के हुआ करते थे, तो बॉम्बे में जो ढाली गई, ठीक है, बॉम्बे में ढाली गई जो सिक्के हैं, सिक्के पूरे मुगल राज्य में चलाने की जो है अधिकार दी जाए। मुगल राज्य में चलाने का क्या किया, अधिकार दिया जाए, अधिकार प्राप्त हो गया या प्राप्त हो गया जो भी। तो ये सारी बातें हुई थी फर्रुखसियर के समय भाई साहब, क्योंकि फर्रुखसियर के समय ये बातें आपको देखने को मिली। ठीक है, तो ये हो गई 2 मिनट। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं सन 1717 में ये चीजें आप घटना घटी थी। ठीक है, तो ये फर्रुखसियर की मृत्यु हो गई, आप देख सकते हैं। और मैं फिर से दोहरा देता हूं, ठीक है, मैंने कहा मृत्यु के बाद, ठीक है, फर्रुखसियर की हत्या के बाद, ठीक है, चीजें बदल जाती है, दरबार में अफवाह फैल जाता है कि जो भी शासक बनेगा वो मृत्यु के शिकार होगा, षड्यंत्र के शिकार होगा, इसलिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या कहा, चौथे नंबर के जो शासक बनते हैं, चौथे नंबर के शासक बनते हैं, वो था रफी उद उद क्या है दर्जात, रफी उद दर्जात। और रफी उद दर्जात 28 फरवरी से लेकर 4 जून सन 1719 तक ये भाई साहब ये रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने कुछ भी ज्यादा कारनामा किया नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक नाबालिग व्यक्ति था, एक नाबालिग नाबालिग बालक बालक था। और इसको बैठाया किसने था, सैयद बंधुओं द्वारा। किसके द्वारा, सैयद बंधुओं द्वारा क्या किया था, बनाया था, क्योंकि बलि का बकरा बनाना था, बलि का बकरा बनाना था, क्योंकि कोई तो तैयार ही नहीं हो रहे थे शासक बनने के लिए, कोई तैयार ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद सबकी हवैया उड़ी थी। ठीक है, क्योंकि सब जानते थे कि अगर शासक बन गए तो उससे जो है बस हमारा काम तमाम है, षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, तो मृत्यु को कौन बुलाएगा। ठीक है, इसी कारण से एक नाबालिग बालक को जो है बैठा दिया था। ठीक है, और जल्द ही बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई, जल्द ही क्या है, बीमारी से मृत्यु हो गई। और फिर से ये कोई तैयार नहीं हो रहे थे भाई साहब, फिर से कोई तैयार नहीं हो रहे थे, तो रफी उद दौला रफी उद दौला नामक एक व्यक्ति को बैठाया गया, जो कि जून से लेकर सितंबर 1719 ईस्वी तक ये रहते हैं। और रफी उद दौला के बारे में बस इतनी याद रखिए कि ये देखिए, हाँ, इसके बारे में ये भी याद रखिए, इनके बारे में रफी उद जात के बारे में इतनी याद रखिए कि उत्तर मुगल काल में सबसे कम समय तक जो शासन किया था वो कौन है, रफी उद जात। ठीक है, इनके बारे में याद रखिए। उत्तर मुगल मैंने क्या कहा, उत्तर मुगल बादशाहों में सबसे, यहाँ बोल सकते हैं मुगल बादशाह भी बोल सकते हैं, क्योंकि
पहले भी इतने कम समय में कोई नहीं बने थे। अब बाबर को ले लीजिए, 4 वर्षों तक बाबर ने राज किया था। ठीक है, हुमायूं के ले लीजिए, उनके पुत्र अकबर को ले सकते हैं, उनके पुत्र जहांगीर, उनके पुत्र शाहजहां, उनके पुत्र औरंगजेब, सभी ने लंबे लंबे समय तक जो है शासन किया, इतने कम समय। तो उत्तर मुगल काल से कहने से जो मुगल बादशाहों में, ठीक है, मुगल बादशाहों में सबसे सबसे कम समय तक शासन करने वाला, शासन करने वाला, ठीक है, जो भी आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। अब समझ गए ना कि उत्तर मुगल में सबसे कम जो है समय तक, जिसका टाइम लाइन बहुत कम, वो कौन है? रफीउद्दौला। चलिए, रफीउद्दौला के बारे में कहा जाता है 18 वर्ष की उम्र में शासक बना। 18 वर्ष की उम्र में क्या बना? शासक बना। ठीक है, ये भाई साहब अफीम का आदी था। अफीम अफीम का नशा करता था, नशेड़ी था, और धीरे धीरे की तबीयत खराब हो गई और बीमारी से भी इनकी मृत्यु, बीमारी से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो चलिए, देखिए यहां पर आपको एक चीज और देखें, रफीउद्दौला के बारे में आपको देखने को मिलेगा। रफीउद्दौला का एक पुत्र था, सॉरी ये 18 वर्ष की नहीं भाई, 28, ठीक है, 28 वर्ष की उम्र में रफीउद्दौला का जो है क्या है? ये पुत्र था। ठीक है, और कौन है भाई? रफीउद्दौला का पुत्र, जिसका नाम था, क्या नाम था? रोशन अख्तर। क्या नाम था? रोशन अख्तर। रफीउद्दौला का जो पुत्र है उसका नाम था रोशन अख्तर। ठीक है, और रोशन अख्तर अपने पिता रफीउद्दौला के बाद क्या बना है? शासक बना। ठीक है, क्या है? शासक बना। और इनका ओरिजिनल नाम रोशन अख्तर है, लेकिन ये किस नाम से इतिहास में ये मोहम्मद मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से ये गद्दी पर बढ़ते, क्योंकि इनका मिजाज क्या था? रंगीला मिजाज था। रंगीला मिजाज कहने का मतलब है ये हाव भाव से क्या थे? रंगीले थे। अय्यासी करना, ठीक है, अश्लील अश्लील हरकतें करना, अय्यासी करना, बिगड़ैल विलासिता की जीवन जीना, ये सभी इनके रग रग में थे। ठीक है, अरे दुश्मन जब मारने आया तो भी ये अयासी में डूबा हुआ था, एक बोतल निकाल के पी भी लिया था। ठीक है, जब हम देखेंगे नादिर शाह, ईरान के शासक नादिर शाह का हमला होता है तो भी ये भाई साहब रंगीला किस्म का आदमी था। ठीक है, आराम से बैठा हुआ था, लेटा हुआ था बेड में, उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्ति था। ठीक है, और रोशन इसी व्यक्ति को सैयद बंधुओं ने क्या किया था? क्योंकि तैयार ही नहीं हो रहे थे, कोई अच्छा व्यक्ति दिख ही नहीं रहा था। ये तो सब जो है, दोनों जो है उस हिसाब से थे नहीं, ठीक है, लायक नहीं थे। ठीक है, देखिए जैसे कि आप जानते हैं जहांदार साहब थोड़ा बहुत थे, वो भी न के बराबर। कहने का मतलब स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ बहादुर शाह को इतिहास में कहा जाता है कि ये एक बहादुर व्यक्ति है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है, एक साहसी व्यक्ति है, ये शासन प्रशासन को चला सकता है। उनके बाद जितने भी आए सब नकारा थे, निकम्मा थे, सब कोई मतलब नहीं था। ठीक है, किसी में उतना दम नहीं था। देखिए इसी कारण इतने कम समय वर्षों में आप 11-12 शासक दिखे। जब प्रॉपर हम मुगल काल देख रहे थे तो उसमें कौन से थे? बाबर, कौन थे भाई? बाबर, हुमायूं, ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और बीच में सूर्यवंश। तो 6-7 ही कौन आए थे? शासक आए थे। लेकिन यहाँ पर आपको इतनी कम समय में कितने 11-12 शासक, क्योंकि यदि कोई शासक यहाँ पर निकम्मा रहता है, कहने का मतलब वो लायक नहीं है, नालायक बन गया शासक।
तब उनकी जगह दूसरे शासक को ला दो, भाई ये तो लायक निकलेगा, वो भी लायक नहीं निकलता, वो भी नालायक होता है। कुछ समय बाद उसकी हत्या करके दूसरे शासक ला दो। इस प्रकार से इंटरचेंज होते रहते हैं, शासक बदलते रहते हैं और समय चलते रहते। और मैंने कहा जैसे कि क्या औरंगजेब के बाद पतन जो है स्टार्ट हो जाता है। और पतन सबसे ज्यादा अगर बोल सकते हैं मुगल काल में या उत्तरवर्ती मुगल काल में सबसे ज्यादा जो बोल सकते हैं राज्यों का विघटन हुआ, राज्य पतन हुए, पतन की ओर एकदम पूरी तरह से पतन हो गया लगभग, वो किसके समय होगा? वो अभी जो देखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के समय होगा। इस मोहम्मद शाह रंगीला के समय ये पूरा अभिलाषिता की जीवन जीते थे। खंबा खंबा रखा रहता था भाई साहब घर में, पड़ा रहता था, दारू में डूबा रहता था, ठीक है, लड़की बाजी में डूबा रहता था। मोहम्मद शाह रंगीला अय्याशी करता था, राज्यों पर ध्यान ही नहीं था। नादिर शाह ने हमला कर दिया, कोई मतलब नहीं है। अब्दुल्ला ने हमला कर दिया, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, सॉरी मैंने क्या कहा, अफगान के एक और शासक आएंगे अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने हमला कर दिया, कोई मतलब नहीं है। इनके समय राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बच जाते हैं। दक्षिण में जाएंगे हैदराबाद, आप देखेंगे हैदराबाद अपन जो है हैदराबाद का उदय हो जाता है, नवीन राज्यों में हैदराबाद का उदय हो जाता है, कर्नाटक का उदय हो जाता है। आप अवध का उदय देखने को मिलेगा इसी समय 18वीं सदी में। अब बंगाल का उदय हो जाता है, मराठा का उदय हो जाता है, मैसूर का उदय हो जाता है, रोहिलखंड का उदय हो जाता है, पंजाब का उदय हो जाता है। क्योंकि रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला में कोई दम नहीं था, वो अय्याश टाइप का आदमी था, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपको क्या है ध्यान रखना है उत्तरवर्ती मुगल काल, बस आपको क्या है ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई योग्य शासक नहीं हुए जिसके बारे में हम बखान कर सकें, जिसके बारे में अच्छी बातें बोल सकें, ठीक है। चलिए, तो रंगीला किस्म के आदमी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट कर दूं तो फिर 1 घंटे तक चलेगा। 1 घंटे मतलब 45 मिनट, 1 घंटे मान के चलिए, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। चलिए, और वो बातें आज हम नहीं देखेंगे, ठीक है, वो बातें हम कब देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तब तक इस चीज को आप क्या करिए, याद रखिए भाई साहब, इस चीज को तब तक क्या करिए, याद रखिए, बहुत ही ज्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये लिस्ट कम से कम याद रखिए, ठीक है, ये लिस्ट क्या करिए, कम से कम ये लिस्ट आपको हमेशा जो है आप जो है लिखते रहिए। हमेशा कहने का मतलब जब भी पढ़ने बैठते हैं बिना देखे एक लिस्ट आपको जो है इस प्रकार से तैयार करके लिखे। भले सन आपको थोड़ा बहुत याद ना आए, लेकिन उस शासक की जो है बातें आप लिख सकते हैं लाइन से 1 से लेकर 12 तक। सन जो है इधर उधर हो थोड़ा बहुत वो चल जाएगा, तो क्या एग्जैक्टली जो है सबको याद नहीं होगा, ठीक है। आप बहादुर शाह जफर का सन याद रखिए, मोहम्मद शाह रंगीला का सन याद रखिए, आप फरुख सियर का सन याद रखिए, बहा- बहादुर शाह प्रथम का सन याद रखिए। इस प्रकार से कुछ कुछ चीजें को इम्पोर्टेंट 4-5 को याद रखिए और सबको लाइन से याद रखिए, ठीक है, क्योंकि लिस्ट आपको याद करना, क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन फंस जाते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल में का जो है शासकों के सही क्रम इनमें से है, ठीक है। तो ये चीज अगर याद होगा तो आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर रहने वाली है, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट करूं रंगीला के बारे में तो जो भाई साहब उसके रंगीले मिजाज की तारीफ मैं इतना करूंगा, रंगीले मिजाज की तारीफ इतना करूंगा तो पूरा क्लास निकल जाएगा। तो इससे अच्छा रंगीले मिजाज की तारीफ मैं नेक्स्ट क्लास में करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग जो है चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जब भी समय आएगा, ठीक है, जब भी आगे और समय आएगा। अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, कहने का मतलब है अभी आपको चीज़ें स्टार्टिंग हुआ है, पृष्ठभूमि तैयार हुई है, एक तरह से होने वाला है,
जब तक हम प्लासी का युद्ध नहीं देख लेंगे, जब तक बक्सर का युद्ध नहीं देख लेंगे, जब तक आप हैदराबाद के नवाब की बातें नहीं कर लेंगे, कर्नाटक के नवाब, मैसूर, मराठा के बीच युद्धों की बातें नहीं करेंगे, पूरी चीजें हम नहीं देख लेंगे, तब तक पृष्ठभूमि तैयार नहीं होगी। और यही तो पृष्ठभूमि है जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो घात लगाए बैठी है, ईस्ट इंडिया कंपनी घात लगाए बैठी है। और ये सब चीज जब उत्तरवर्ती मुगल काल की जो शासकों की जो है दृष्टिकोण कमजोर हो जाती है, शासक नहीं कर पाते, तो ये समझ जाते हैं कि अब समय आ चुका है किसका, अंग्रेजों का। और जब अंग्रेजों का दौर स्टार्ट होता है तो फिर अब रुकने का नाम नहीं लेता, 1947 तक आपको देखने को मिलता है। तो जब पृष्ठभूमि तैयार होती है वो किसके लिए हो रही है, वो अंग्रेजों के लिए हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हो रही है। ठीक है, और वहां से फिर स्टार्ट होगा, फिर आप देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास, हम बाद में बातें करेंगे कल। चलिए ठीक है, थैंक यू।